आइए आज के इस अहम विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी हम संसद के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक बड़ी सी गोल इमारत नहीं आती, बल्कि एक ऐसा जीवंत लोकतंत्र आता है जो पूरे देश को चलाता है। और इस लोकतंत्र की धड़कन को एकदम सही गति से चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके कंधों पर होती है? जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के कंधों पर। ये कोई ऐसा पद नहीं है जहां बस एक कुर्सी पर बैठना है, बल्कि ये तो हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े संरक्षक हैं। जरा 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई इस बात पर गौर कीजिए। उन्होंने एकदम सटीक बात कही कि इस कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आज़ादी की रक्षा कर सके, जो हर एक सदस्य और हर एक समूह की आवाज़ को महफूज रख सके। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि एकदम शुरुआत से ही स्पीकर से सिर्फ नियमों का पालन करवाने की ही नहीं, बल्कि असीम न्याय और एकदम पक्की निष्पक्षता की उम्मीद की गई थी। मतलब कार्यपालिका की मनमानी के खिलाफ अल्पसंख्यकों या कमजोर आवाजों का सबसे बड़ा रक्षक। तो इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हम इस चर्चा को कुछ साफ और सीधे हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष के पद का एक बेसिक परिचय लेंगे, फिर उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों पर बात करेंगे। उसके बाद दल बदल से जुड़े उनके अहम रोल, उनकी निष्पक्षता के सामने आने वाली चुनौतियों, उसमें न्यायपालिका के दखल और अंत में आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर नजर डालेंगे। चलिए बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है अध्यक्ष का परिचय और इस पद की नींव। निचले सदन यानी लोकसभा के जो ये संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होते हैं ना, उनका चुनाव सदन के ही सदस्य साधारण बहुमत से करते हैं। अब सवाल उठता है कि जब तक नया अध्यक्ष चुना नहीं जाता तब तक काम कैसे चलता है? इसके लिए एक अस्थायी व्यवस्था है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं और फिर ये कुछ बहुत ही जरूरी कदम उठाते हैं, जैसे नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना। जैसे ही नया अध्यक्ष अपनी कुर्सी संभालता है, प्रोटेम स्पीकर का काम अपने आप खत्म हो जाता है। काफी सुव्यवस्थित प्रक्रिया है ना? अगर आप भारतीय संविधान को करीब से देखें तो पाएंगे कि इस पद का पूरा आर्किटेक्चर कितनी बारीकी से तैयार किया गया है। ये जो अलग अलग अनुच्छेद आप देख रहे हैं, ये बताते हैं कि ये कोई मामूली रोल नहीं है। चुनाव कैसे होगा, पद से कैसे हटाया जाएगा, यहाँ तक कि उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे, ये सब कुछ संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। और हाँ, उनकी आज़ादी और निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए उन्हें उनके कार्यकाल की एक बहुत मजबूत सुरक्षा दी गई है। मतलब उन्हें ऐसे ही आसानी से नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए 14 दिन का नोटिस और सदन की कुल प्रभावी शक्ति के 50% से अधिक का समर्थन यानी प्रभावी बहुमत चाहिए होता है। ये इसलिए किया गया है ताकि वो बिना किसी राजनीतिक डर या दबाव के अपना काम कर सकें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शक्तियां और जिम्मेदारियां। ये काम सिर्फ एक हथौड़ा या गैवल बजाकर सदन को शांत कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दरअसल अध्यक्ष को आप हमारे लोकतंत्र का सबसे अहम द्वारपाल मान सकते हैं। सदन में कौन सी चर्चा होगी, कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, या फिर असंसदीय भाषा को रिकॉर्ड से हटाना, ये सब उनका रोजमर्रा का काम है। और सबसे बड़ी बात, सदन के अंदर संविधान और नियमों की जो भी व्याख्या वो कर दें, वही अंतिम मानी जाती है। वो एक तरह से लोकसभा सचिवालय के बॉस भी होते हैं। लेकिन कैमरे पर जो बहस हमें दिखती है, सिर्फ वही सब कुछ नहीं है। पर्दे के पीछे कानून बनाने में जो संसदीय समितियां सबसे अहम रोल निभाती हैं, उनकी चाबी भी स्पीकर के ही पास होती है। किन समितियों का गठन होगा, उनके अध्यक्ष कौन होंगे, यहाँ तक कि कार्य मंत्रणा और नियम समिति जैसी सबसे पावरफुल कमेटियों की तो वो खुद ही अध्यक्षता करते हैं। ये पावर उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया का एक साइलेंट लेकिन बेहद ताकतवर खिलाड़ी बना देती है। अब इस पद के कद का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर 6 से लगा सकते हैं। राष्ट्रीय वरीयता क्रम यानी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में लोकसभा अध्यक्ष का स्थान 6ठा होता है। जानते हैं ये रैंक और किसके पास है? बिल्कुल, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि राष्ट्र के ढांचे में ये कुर्सी कितनी ज्यादा अहमियत और ताकत रखती है। सदन चलाना तो खैर उनका काम है ही, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या उनका सीधा असर देश की राजनीतिक स्थिरता पर भी पड़ता है?
असल में उनकी असली ताकत का अंदाजा तब लगता है जब हम देखते हैं कि कैसे उनके कुछ फैसले लिटरली किसी भी सत्तारूढ़ सरकार को बना या पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। और यहीं से हम इस विश्लेषण के तीसरे और शायद सबसे ज्यादा परिणामी पहलू पर पहुंचते हैं, दल बदल विरोधी भूमिका और 10वीं अनुसूची। संविधान की ये 10वीं अनुसूची अध्यक्ष को एक सामान्य पीठासीन अधिकारी से उठाकर सीधे एक ट्राइब्यूनल के स्तर पर ला बिठाती है। अगर कोई सांसद अपनी पार्टी से बगावत करता है या पाला बदलता है तो उसे अयोग्य घोषित करने का एक्सक्लूसिव और अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास होता है। विधायकों को अपनी पार्टी के प्रति वफादार रखने के लिए बनाए गए इस कानून की पूरी कमान उन्हीं के हाथों में है। अब यहाँ कैच क्या है? बात सिर्फ फैसले की नहीं है, बल्कि फैसला कब लिया जा रहा है उसकी है। दल बदल के मामलों में स्पीकर का समय लेना उनके फैसले जितना ही असरदार होता है। सोचिए, अगर किसी अयोग्यता याचिका पर महीनों तक कोई निर्णय ही ना लिया जाए तो क्या होगा? गठबंधन सरकारों के दौर में इस देरी का सीधा फायदा या नुकसान किसी एक राजनीतिक दल को हो सकता है, और कभी-कभी तो सरकारें भी इसी वजह से गिरिया बच जाती हैं। तो इसी से जुड़ा है हमारा चौथा हिस्सा, निष्पक्षता की चुनौती, आदर्श और वास्तविकता के बीच का अंतर। जिस पूर्ण निष्पक्षता की उम्मीद संविधान करता है और जो जमीनी राजनीति की सच्चाई है, उन दोनों के बीच के टकराव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत के पहले अध्यक्ष जीवी मावलिंकर साहब ने बहुत पहले ही इस व्यवहारिक समस्या को भांप लिया था। नियम कहते हैं कि स्पीकर को एकदम निष्पक्ष रेफरी होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसी न किसी पार्टी के सदस्य होते हैं और भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें उसी पार्टी के टिकट की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसे में अचानक से खुद को राजनीतिक दबावों से पूरी तरह अलग कर लेना कहने में तो आसान लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये अविश्वसनीय रूप से कठिन है। और समय समय पर इसके उदाहरण भी देखने को मिले हैं। कई बार आलोचक ये इल्जाम लगाते हैं कि सत्तारूढ़ दल के प्रस्ताव जल्दी स्वीकार हो जाते हैं, या फिर बड़े और अहम विधेयकों को बिना किसी समिति की कड़ी जांच के ही जल्दबाजी में पास कर दिया जाता है। कभी दल बदल की शिकायतों पर सालों तक कोई फैसला नहीं आता, तो कभी हंगामे का हवाला देकर अहम मुद्दों पर बहस रोक दी जाती है। जब भी ऐसे बड़े फैसलों में स्पीकर के विवेकाधिकार का पल्लड़ा किसी एक तरफ झुकता दिखता है, तो संस्था की तटस्थता पर सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। और इन्हीं लगातार उठते सवालों का नतीजा है हमारा 5वां हिस्सा, न्यायिक हस्तक्षेप। जब जब निष्पक्षता पर विवाद गहराया, तब तब सुप्रीम कोर्ट को स्पीकर के असीमित अधिकारों की सीमाओं को तय करने के लिए बीच में आना पड़ा। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ न्यायपालिका का दखल बढ़ता गया। 1993 के खीहोतो हुलोहान केस से ये तय हुआ कि स्पीकर का फैसला पत्थर की लकीर नहीं है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फिर 2016, 2020 और 2023 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि दल बदल की याचिकाओं पर एक तय समय सीमा के भीतर फैसला लेना ही होगा। मतलब अब अध्यक्ष के फैसले कानूनी दायरे और दुर्भावनापूर्ण इरादे की जांच से पूरी तरह मुक्त नहीं रह गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अदालतें संसद को चलाना चाहती हैं। सच तो ये है कि हमारी न्यायपालिका एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाकर चलती है। वो संसद की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करती है और दैनिक कामकाज में बिल्कुल दखल नहीं देती। वो बीच में सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब उसे लगता है कि संविधान के मूल नियमों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ कोई समझौता हो रहा हो। तो अब सवाल है कि आगे क्या? इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से यानी आगे की राह में हम उन संभावित समाधानों पर बात करेंगे जो इस पद को दलगत राजनीति से बचा सकते हैं। अगर हम भारत के सिस्टम की तुलना यूनाइटेड किंगडम के सिस्टम से करें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। यूके में एक बार का अध्यक्ष हमेशा का अध्यक्ष वाली परंपरा है। वहां अध्यक्ष बनते ही व्यक्ति अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है और अगले चुनावों में उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल सिस्टम है जो पूर्ण निष्पक्षता की गारंटी देता है। भारत में 1950 के दशक में इस पर खूब बहस हुई थी, लेकिन हमने कोई सख्त नियम बनाने के बजाय इसे नेताओं की परंपरा और नैतिकता पर छोड़ना बेहतर समझा। इस पद की असली आत्मा क्या है, इसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उनके मुताबिक एक स्पीकर सिर्फ एक अंपायर नहीं है जो सिर्फ हाउस चलाए, बल्कि वो एक पुल है, एक ऐसा बेहद जरूरी धागा है जो लोकतंत्र के दो सबसे बड़े और विरोधी पक्षों यानी सरकार और विपक्ष को एक साथ जोड़ के रखता है।
और एक सफल लोकतंत्र के लिए ये आम सहमति बनाना बहुत जरूरी है। तो सब कुछ समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस एक अकेले पद के पास सरकार बनाने या गिराने जैसी जो असीम शक्तियां हैं, उन्हें देखते हुए क्या वक्त आ गया है कि हम सिर्फ उम्मीदों पर निर्भर न रहें? क्या भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के लिए अब ये जरूरी नहीं हो गया है कि हम स्पीकर की राजनीतिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ पक्के संरचनात्मक सुधार करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य के लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।